नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शैला। नई उम्मीदें हैं, नए सपने और नई शुरुआत हो चुकी है दिन की, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर पर और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे होने वाले देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाने वाले हैं गुजरात। सेमीकंडक्टर को एक बड़ा बूस्ट यहां से मिलने वाला है। साथ ही साथ ईरान इजराइल के युद्ध में क्या चल रहा है ये आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ खेल की खबरों पर भी नजर होगी। टेक टॉक में क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। खेल जगत से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आज देश के नाम जुड़ेगी बड़ी उपलब्धि। गुजरात के सानंद में पीएम मोदी करेंगे सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की भी होगी शुरुआत। भारत अब नक्सली हिंसा से आजाद। लोकसभा में गरजे अमित शाह। कहा नरेंद्र मोदी की सरकार में हथियार उठाने वालों का होगा हिसाब। कांग्रेस समेत यूपीए सरकार को भी लिया निशाने पर। असम और केरल में आज लॉन्च होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। गौरव गोगोई की भी ताबड़तोड़ रैलियां। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच मोर्चेबंदी हुई तेज। पश्चिम एशिया में बड़ा सैनिकों का जमावड़ा। अमेरिकी सेना के हजारों पैरा ट्रूपर्स ने संभाली जिम्मेदारी। हॉर्मुज से तेल टैंकर सुरक्षित निकालने पर ट्रंप का फोकस। और भारतीय मुक्केबाजों ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगाया जीत का पंच। क्वार्टर फाइनल में पहुंचे प्रीति पवार और दीपक। और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आज देश के नाम जुड़ेगी बड़ी उपलब्धि। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे और साणंद को सेमीकंडक्टर प्लांट मिलने जा रहा है। और इसके अलावा पीएम गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे और वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और इस 1 दिवसीय दौरे में पीएम नवगठित जिले वाव थराद में करीब 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। महावीर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहेंगे, जहां वो गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। संग्रहालय कोबा तीर्थ के महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। महान सम्राट संप्रति को समर्पित इस संग्रहालय में 7 दीर्घाएं बनाई गई हैं, जिनमें जैन विरासत और अहिंसा के मूल्यों से जुड़ी दुर्लभ कलाकृतियां, प्राचीन पांडुलिपियां और मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। पीएम साणंद जीआईडीसी अहमदाबाद में केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। जब संयंत्र के सभी चरण पूरे हो जाएंगे तो इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 63 लाख यूनिट होगी। इस संयंत्र से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही गुजरात को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां एक और ये दौरा भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयासों को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नवगठित जिले वाव थराद भी जाएंगे, जहाँ वो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं बिजली,
रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी हैं। कनेक्टिविटी में सुधार, आर्थिक विकास के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में ये सभी परियोजनाएं बेहद अहम मानी जा रही हैं। दीपक, मेघना और अक्षय डोगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज 31 मार्च है और ये केंद्र सरकार की ओर से बार बार कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलियों से आजाद करा लिया जाएगा। इस बारे में कल लोकसभा में नियम 193 के तहत एक बेहद अहम चर्चा भी हुई। बिल्कुल शैला, और पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी राय रखी। फिर देर शाम गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ठोस जवाब पेश किया गया। इस दौरान अमित शाह ने न सिर्फ पूरी जानकारी देश को दी, बल्कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर भी जमकर बरसे। क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने कल, आइए जानते हैं। तो नक्सली हिंसा करने वालों के दिन अब लद गए हैं। जी हां, 2026 तक क्लीन अप का टारगेट रखा गया था। रेड कॉरिडोर सिमट गया और मोदी सरकार में हथियार उठाने वालों की खैर नहीं, ये कहना है गृह मंत्री का। और लगातार जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ आंदोलन चला और जिस तरह से एक तरह से क्लीन स्वीप किया गया नक्सलवाद का, वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और नक्सलवादियों का रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना है, ये कहा अमित शाह ने। गोली चलाने वाले को जवाब जो है वो गोले से दिया जाएगा, गोली से दिया जाएगा। तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई बड़े कमांडर मारे गए हैं या गिरफ्तार हुए, यानी कैडर के कैडर, और जो नक्सल नेतृत्व था उसकी कहीं ना कहीं खात्मा यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी नीति से मुख्यधारा में वापसी यानी कि पुनर्वास नीतियों से भी कहा, सरकार ने कई कोशिशें की है कि कैसे पुनर्वास नीतियों से, शिक्षा नीति से जो नक्सलवाद है उसका खात्मा किया जाए। देश भर में नक्सली हिंसा करने वालों के जो दिन है वो लद गए हैं, उन्होंने कहा है कल अमित शाह ने। और 2026 तक क्लीन का टारगेट रखा गया था। 31 मार्च 2026 यानी इतिहास का वो पन्ना, इतिहास का वो दिन जो आज है, जहां कहा गया था कि आज के दिन नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। और जो कई राज्यों में फैला हुआ था अब वो सिमट कर रह गया है, यानी अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ नजर आ रहा है इस समय नक्सलवाद। और समय से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की भी बात कही। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चले। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए। और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और आप हमें संवाद की बात कर रहे हो? मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है।
तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने जब लोकसभा में बड़ी बातों का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नक्सल नेतृत्व है या जो कैडर है वो उनका खात्मा हुआ है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। आइए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि किन बड़े हार्डकोर नक्सलियों को खत्म करना या हथियार छोड़ने पर सरकार और सुरक्षा बलों ने मजबूर किया। आपको बता दें कि ये सभी हार्डकोर नक्सली थे जिनका खौफ था इलाके में। करोड़ों के इनाम थे इन नक्सलियों पर और सरेंडर करने वाले मारे गए हार्डकोर नक्सलियों के नाम आपको बताते हैं जिन्होंने सरेंडर किया या फिर मार दिए गए हैं। जी हाँ, थे परी तिरुपति उर्फ देवजी और साथ साथ मल्ला राजा रेड्डी, रामधेर मज्जी और अनल उर्फ पतेराम मांझी। रामधेर मज्जी, ये आप देख पा रहे हैं रामधेर मज्जी का फोटो, और अनल उर्फ पतेराम मांझी। इसके साथ जिन और नक्सलियों ने सरेंडर या फिर वो मारे गए उसमें नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो नक्सली हैं जिन पर करोड़ों के इनाम थे। हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे या फिर राजक्का, और ये भी वो नक्सली हैं जिन पर कई इनाम थे। और गौतम उर्फ सुधाकर भी एक और ऐसा नक्सली था जिसको गिरफ्त में लिया गया। भास्कर उर्फ महिला रप्पू अडेलू, ये भी एक और ऐसा नक्सली है जिस पर करोड़ों का इनाम था। जहां सरकार ने अपनी नीतियों और अपने कदमों की तरफ आगे बढ़ते हुए नक्सलवाद को खत्म करने में एक बड़ी पहल की। कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी की तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। परी तिरुपति उर्फ देवजी की ये तस्वीर, ये भी एक नक्सली जिस पर इनाम था, और मल्ला राजा रेड्डी। ये तमाम वो नक्सली हैं जिन पर इनाम थे और ये या तो सरेंडर कर दिए हैं या फिर मार दिए गए। और इस बीच छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के टेकरी नाला कलवर जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखा गया एक डंप सर्चिंग के दौरान बरामद किया गया है। इस डंप से पुलिस ने एक AK-47, एक इंसास राइफल, मैगजीन और 46 जिंदा कारतूस बरामद की है। तो यहाँ पर भी एक बड़ी सफलता हासिल होते हुए छत्तीसगढ़ में जहां AK-47 और इंसास राइफल जब्त की गई है, सो नक्सल विरोधी अभियान जो है वो लगातार इस समय भी जारी। नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है और सोमेश पटेल रायपुर से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमेश, जो कुछ लक्ष्य रखा गया था नक्सल मुक्त भारत का, उस लक्ष्य से कहीं ना कहीं पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका है भारत। उस दिशा में आपने सुना गृह मंत्री का भी बयान। अब किस तरह से जो रेड कॉरिडोर था, जो एक असंभव सी बात कही जाती थी कि कभी हो नहीं सकता है कि नक्सल मुक्त हो सके, अब वो ग्रोथ कॉरिडोर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ का दिन आज काफी खास है। खास इसलिए है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पार्लियामेंट में इसकी बात की कि देश नक्सल मुक्त हो गया है। उस बात की चर्चा की जो पिछले दशकों से, पिछले 4 दशक से जो बस्तर के जंगलों में बारूद की गंध की आवाज सुनाई देती थी, गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, नक्सलियों की दहशत उस इलाके में दिखाई देती थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। करीबन 58 साल का ये वक्त था जो पिछले बस्तर इलाके में जो नक्सलियों का खौफ था उस इलाके में फैला हुआ है। ना जाने कितने जवान शहीद हुए, जो करीबन 1000 से ज्यादा सुरक्षा बल जवान शहीद हुए इन को मुक्त करने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ बस्तर जो कोर इलाका हुआ करता था, नक्सलियों की पाठशाला हुआ करती थी, अबुझमाड़ इलाके में नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, उस इलाके में लोग जाने से डरते थे। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लोग बस्तर के लिए निकलते थे, घूमने के लिए जाते थे, तो उनके मन में एक दहशत का माहौल हुआ करता था कि उस इलाके में बारूद की गंध अभी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी बस्तर से नक्सल मुक्त को खत्म करने का, पहली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 20 मार्च 2019 को, दूसरी बार उन्होंने कही थी 24 मार्च 2024 को, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इस 2 सालों में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता मिली है और करीबन 2023 से लेकर 26 तक, 28 मार्च 2026 तक सुरक्षा बलों ने 585 जो नक्सली न्यूट्रलाइज किया गया है,
2000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, 3000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 1500 से ज्यादा लैंड माइन्स मिले हैं और 1500 से ज्यादा नक्सलियों की हथियार मिले हैं। और जो बरसों से जो बस्तर का इलाका, जो कोर इलाका, जो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजा, कांकेर, इस इलाके में नक्सली लगातार दहशत फैलाने का काम किया करते थे, वह दहशत पूरी तरह से खत्म हो गई है। हमने बस्तर में जाकर न जाने सैकड़ों रिपोर्टिंग की है, जाकर देखा है कि बस्तर किस तरह से बदला है, बस्तर में किस तरह से विकास की बयार बह रही है, बस्तर में किस तरह से स्कूल खुल रहा है, कि बस्तर में किस तरह से स्कूल की घंटी बज रही है, बस्तर में किस तरह से पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, बस्तर में किस तरह से उस इलाके में विकास देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बस्तर पूरी तरह से बदल रहा है। बस्तर में पिछले 3 सालों में जो बदलाव देखने को मिला है, इस इलाके में जो परिस्थितियां बदली है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री ने यह आह्वान किया था कि नक्सल मुक्त भारत करना और नक्सलवाद को जड़ों से हटाना है, वही करके दिखाया। लेकिन जिस नक्सलवाद ने 60 साल तक अपने पैर पसारे, जड़ें मजबूत की, आखिरकार केंद्र सरकार की वो कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो कारगर साबित हुई, जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो सफल हुई? देखिए, जो बस्तर का जो क्षेत्र पिछले 58 साल से नक्सलियों के चपेट में था, नक्सलियों के मकड़ा जाल में था, नक्सलियों के दहशत में था, लेकिन आज वह दहशत पूरी तरह से खत्म हो गई है। केंद्र सरकार की रणनीति, केंद्र सरकार का मास्टर प्लान, जिस तरह से केंद्र सरकार ने तमाम बस्तर के इलाकों में जो योजना चलाई, राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति चलाई, नियत निलार योजना चलाई, उसका यही प्रभाव है कि जो बड़ी संख्या में आपने देखा होगी जो पुनर्वास कर रहे थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे नक्सली, और उन्हें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का लाभ भी मिल रहा था। जो बस्तर के इलाके में जो पुनर्वास कर रहे थे, जो नकली, उनका राशन कार्ड बन रहा था, उनका आधार कार्ड बन रहा था, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जा रहा था, उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनको राशन मिल रहा था। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने देखा कि बस्तर जो पिछले 4 दशक से बम बारूद और गोलियों की आवाज से गूंजा करता था, वो बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। अब उस इलाके में बम बारूद और गोली की आवाज नहीं, बल्कि विकास की बातें हो रही है। सोमेश, आपने तो खुद बहुत सारी स्टोरीज कवर की हैं ग्राउंड पर जाकर, किस तरह से बस्तर के जो लोग हैं, जो कभी बंदूकें पकड़ा करते थे, गोली और बम बारूद की बात करते थे, आज वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कैसे पंडुम कैफे चल रहा है और किस तरह से वहां पर खुशहाली आई है, लोग खुश भी हैं काम करके। बस्तर के मैं कोर इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करता था, चाहे अबुझमाड़ का इलाका हो, बीजापुर का इलाका हो, सुकमा के इलाके हो, उस इलाके में जाकर हमने तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग की। और जब स्थानीय लोगों से बातचीत करते थे तो उनका एक ही जवाब रहता था कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना है। लेकिन आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2026 का डेडलाइन तय था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिस स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि जिस इलाके में उन्हें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस इलाके में लोग निकलने से डरते थे, लोगों में दहशत का माहौल होता था, लेकिन आज इस इलाके में दहशत नहीं बल्कि विकास है और स्थानीय लोग बस्तर की और जहां बम बारूद पकड़े जाते थे वहां आज बच्चों के हाथ में किताबें हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जो नक्सलवाद जो था वो अब कहीं ना कहीं अपनी जड़ें छोड़ चुका है। फिलहाल सोमेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात करेंगे चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है?
किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। ये बात कर लेते हैं अब चुनावी समर की और जानते हैं कि चुनावी राज्यों में क्या कुछ चल रहा है हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो आपको बता दें कि केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है और सभी दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज राज्य के दौरे पर रहेंगे। नितिन नवीन आज दोपहर करीब 2 बजे तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। घोषणा पत्र के जरिए पार्टी मतदाताओं के सामने अपना विजन पेश करेगी। और इसी के साथ नितिन आज राज्य में धुआंधार प्रचार करेंगे। अटिंगल और करुणागापल्ली में रोड शो के साथ ही भाजपा अध्यक्ष तिरुवनंतपुरम में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केरलम में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। राहुल राज्य के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा UDF के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। राहुल के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज कन्नूर, कल्लची और पेराम्ब्रा में जनसभाएं करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी बालूसेरी से नरमांडा और कोइलंदी से कोल्लम के बीच 2 रोड शो भी करेंगे। केरलम से आइए अब आपको लिए चलते हैं असम। आज असम में बड़ी चुनावी सरगर्मी देखने को मिलने वाली है। आज बीजेपी यहां अपनी पार्टी का चुनावी संकल्प पत्र जारी करने वाली है और इसके लिए खास तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहेंगे। दरअसल असम से बंगाल तक अब चुनावी पारा जो है वो चढ़ चुका है। स्टार प्रचारकों की एंट्री, ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं और जमीनी जंग भी यहाँ पर तेज हो चुकी है। आज भी यहाँ पर सियासी हलचल अपने पूरे चरम पर रहने वाली है। गुवाहाटी में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़ी रैली होगी। अमित शाह के लगातार दौरे के बाद पार्टी घुसपैठ और सुरक्षा के मुद्दे को मुख्य चुनावी हथियार बना रही है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी ग्राउंड लेवल पर पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। गांव-गांव, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है और छोटी-छोटी सभाओं के जरिए वोटर तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। AIUDF और बाकी दल अल्पसंख्यक और स्थानीय मुद्दों पर अपना जनाधार मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो क्या कुछ हैं असम के मुद्दे, ये जान लेते हैं। असम के जो बड़े मुद्दे हैं, खास तौर पर घुसपैठ का मुद्दा जो है वो असम में इस बार छाया रहा है। साथ ही साथ चाय बागान श्रमिक का, बोडोलैंड और स्वायत्तता का मुद्दा भी है। कई बड़े मुद्दे हैं जो कि असम के इस चुनाव में जो है छाए हुए हैं। चाय बागान श्रमिकों का भी मुद्दा है, बोडोलैंड और स्वायत्तता का भी मुद्दा है। तो आपको बता दें कि असम के इस समय के चुनावी मुद्दे बेहद धार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अलग अलग जनसभाओं के जरिए कह रहे हैं कि असम में घुसपैठ नहीं चलेगी और जो चाय बागान श्रमिक हैं उनको अपने पूरे अधिकार मिलेंगे। साथ ही साथ जो अवैध अतिक्रमण की बात भी हो रही है उसको लेकर भी एक बड़ी बातें यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से आई हैं और गौरव गोगोई की तरफ से भी आई हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है कि 5 बीघा जो जमीन है वो 5 लाख बीघा जमीन वो जिनका अधिकार है उनको मिलेगी। पहचान और संस्कृति एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर असम की राजनीति में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 तस्वीरें जहां हेमंत बिस्वा शर्मा है, गौरव गोगोई है और बदरुद्दीन है जो AIUDF के हैं और कांग्रेस से इस समय अलग होते हुए चुनावी रणनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार वो सत्ता में वापस लौट कर आ पाए। ऐसे में ये चुनावी मुद्दे लगातार चुनावी सरगर्मियों यानी कि चुनावी तापमान को और गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ NRC का मुद्दा और नागरिकता भूमि अतिक्रमण और बेदखली अभियान, ये तमाम मुद्दे हैं। साथ साथ महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा, कई ऐसे बड़े मुद्दे जो कि असम के इस चुनाव में लगातार छाए हुए हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आक्रामक तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में जंगल महल और पुरुलिया बेल्ट में रैलियों के जरिए कल उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला किया, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। बंगाल में चुनावी हलचल की बात करें तो इस समय सभी राजनीतिक दल संगठनात्मक बैठकों पर फोकस कर रहे हैं। लोकल नेताओं के रोड शो हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यहां स्टार प्रचारकों की फौज देखने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां होने वाली हैं और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच अब AIMIM की भी एंट्री हो रही है। ओवैसी मुर्शिदाबाद में एक बड़ी सभा का प्लान तैयार कर रहे हैं, तो वहीं हुमायूं कबीर भी ममता के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े नजर आ रहे हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस समय यहाँ भी राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस लिया और चुनावी वायदों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल के इस समय के चुनावी मुद्दे देखें, इस बार के विधानसभा के मुद्दे देखें, तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर TMC लगातार निशाने पर रही है और भाजपा लगातार हमलावर रही है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि हिंसा को लेकर एक बड़ा विवाद यहाँ पर आया, SIR विवाद। जैसे ही SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, ममता बनर्जी ने लगातार इसके लिए अपनी रिजर्वेशन कहे या अपनी SIR के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया। वोटर लिस्ट एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ घुसपैठ और सीमा सुरक्षा भी ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बिल्कुल, और साथ साथ राजनीतिक हिंसा भी एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम इस पर देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक हिंसाओं की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। SIR एक बड़ा मुद्दा है और केंद्र वर्सेस राज्य जो है ये यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है कि ममता दीदी केंद्र की किसी भी योजना को अपने यहाँ लागू करने के लिए जो है नहीं आगे बढ़ती है। और साथ साथ महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं को लुभाने की कोशिश सभी पार्टियां लगातार करते हुए नजर आ रही हैं। और इस समय हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं, उर्मिलेश भट्ट जुड़ गए हैं असम से, वही सौरभ दुत्ता जुड़ गए हैं जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से। सौरभ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक पार्टियां जो हैं जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। पूरी कड़ी टक्कर इस समय बीजेपी वर्सेस TMC की है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो कैसे धार पकड़ती हुई नजर आ रही है इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति? भावना, देखिए, तृणमूल का जो प्रचार है वो लगातार SIR को लेकर ही है और उल्टी तरफ बीजेपी का जो है वो तृणमूल के 15 साल के शासनकाल में जो इशू वो समझ रहे हैं कि ये सब मुद्दे हैं, आम आदमियों का मुद्दा है, उन सारी बातों को लेकर वोटरों के पास वो पहुंच रहे हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार, घोटाला, उद्योगहीनता, इन सब सारी बातों का मुद्दा हो। और कल एक नया मोड़ आया है बंगाल की राजनीति में कि अब आप जानते हैं कि SIR के शुरू से TMC एक के बाद एक इशू SIR के हर एक स्टेप को लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है चुनाव आयोग का। और कल फॉर्म 6 को लेकर एक पूरे फुटेज जो चुनाव आयोग के ऑफिस के फुटेज है उसको एक सैंडल में पोस्ट किया अभिषेक बनर्जी ने, और उनका कहना है कि अभी चुनाव आयोग बाहर के जो लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उनको वोटर तालिका में डाल रहे हैं, ऐसा उनका गंभीर आरोप था। और उसको लेकर ही वो चुनाव आयोग से मुलाकात किया और वहां पे डेपुटेशन दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग का भीतर का जो वीडियो फुटेज है वो बाहर आया कैसे, किसने किया? TMC के ओर से अगर चुनाव आयोग के ऑफिस के अंदर अगर कोई फुटेज निकालते हैं, हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ऑफिस शिफ्टिंग हुआ है, नया ऑफिस लिया गया है, तो उसमें जो फाइल, जैसे आप घर अगर बदलते हैं तो घर बदलने पर आपको घर की जो पुरानी घर की जो चीजें हैं वो तो एक पेटी में ले जाते हैं, फिर उसको रखने में थोड़ा दिन लगता है, तो उसी समय का फुटेज है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है असल में ये फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म 6 का मतलब है कि जिनके नाम कट गए हैं वो फॉर्म 6 के जरिए फिर अपील कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसी के चलते और एक बात है, चुनाव आयोग का भी 3-4 आधिकारिक को जो WBCS एग्जीक्यूटिव है उनको भी कल तबादला कर दिया गया है।
तो ये सारा मामला, ये जो फुटेज बाहर आया है और तबादला जो हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, ये फुटेज विवाद भी जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ उर्मिलेश के पास चलते हैं। उर्मिलेश, पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक जो चुनावी पारा है वो चढ़ा हुआ है। डोर टू डोर कैंपेन हो रहे हैं, तो स्टार प्रचारकों की भी रैलियां हो रही है। जो लोकल नेता हैं वो भी अपने तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस तरह से चुनावी प्रचार को धार मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं मतदान के लिए। ऐसे में जो है तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है। उनके स्टार प्रचारक जो है मैदान में उतर गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह यहाँ पर जो है असम में। उसके अलावा महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो यहाँ पर जो है चुनावी सभाएं करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी कई दिग्गज जो है चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए असम की, तो असम में जहाँ परिसीमन के बाद जो सियासी सूबे की जो सियासी जो है परिसीमन का जो सियासी सूबा है उसके जो है समीकरण बदले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी नए गठबंधन जो है उनके साथ गठबंधन किया है। तो कांग्रेस का जो केंद्रीय जो गठबंधन था केंद्र में, वो यहाँ पर जो है अलग अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है यहाँ पर वो मजबूती के साथ जो है चुनाव मैदान में है। ऐसे में जो है अगर बात की जाए राजनीतिक सरगर्मियों की, तो काफी तेज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम दलों की अगर बात की जाए तो अब जो है यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। हर जो है जो दल है वो दल और उसके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में कोशिश कर रहे हैं कि वोटरों को लुभाया जाए, इसलिए जो है पसीना बहाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि असम में जो प्रमुखता अगर बात की जाए तो यहाँ पर आधा आबादी की के लिए जो अरुणोदय योजना है, यहाँ पर जो चाय बागान के लिए जो पट्टे दिए गए हैं, भूमि पट्टे, वो यहाँ पर जो है। दूसरी बात जो है आज सबसे बड़ी ये भी है कि जो आज बीजेपी है उसका आज जो है मैनिफेस्टो, जिसका नाम उसने संकल्प पत्र का है, वो जारी होने वाला है कुछ देर बाद। जबकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो, गारंटी पत्र जिसे कहते हैं कांग्रेस वाले, वो जो है जारी कर दिया है। ऐसे में तो देखना होगा संकल्प पत्र वर्सेस गारंटी पत्र में जनता किस पर विश्वास करती है और जो जनादेश है वो आगे क्या आता है। चुनाव की तारीख बेहद ही पास है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही चुनावी प्रचार करने के लिए और जनता को लुभाने के लिए। फिलहाल उर्मिलेश और सौरभ तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ईरान के बीच चल रहा संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिका ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए पश्चिम एशिया में हजारों सैनिकों को तैनात करना भी शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में यूएस आर्मी की एलीट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में अपने अगले ठोस कदम पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका ने पैरा ट्रूपर्स के साथ साथ अतिरिक्त सैनिक, नाविकों, मरीन और विशेष संचालन बलों की संख्या में इजाफा किया है। इससे पहले भी बीते सप्ताह लगभग 2500 मरीन मध्य पूर्व पहुंचे थे। ट्रंप के इस कदम को खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या नियंत्रण में लेने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय इसको लेकर नहीं लिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और तेल कुओं को नष्ट कर देगा। और ये चेतावनी उस समय दी गई जब ईरान ने अमेरिकी शांति प्रस्तावों को अवास्तविक करार दिया और इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तो इस समय बड़े एक्शन की तैयारी में ट्रंप नजर आ रहे हैं और ट्रंप की रणनीति कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि ट्रंप ने ईरान को साफ तौर पर यह धमकी या चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर और तेल संयंत्रों पर निशाना बनाया जाएगा। और इसको लेकर फारस की खाड़ी में जो स्थित है खार्ग द्वीप, जिसको कहा जा रहा है कि अब ट्रंप की निगाहें इस खार्ग द्वीप पे है। तो आपको बताते हैं खार्ग द्वीप कहाँ है? ईरान के तट से महज 15 नॉटिकल मील दूर है ये खार्ग द्वीप, जिसको लेकर ट्रंप अब नई नई रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बेहद अहम है ये खार्ग द्वीप। ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा है खार्ग द्वीप। जी हाँ, ईरान की आर्थिक लाइफलाइन भी इसे कहें तो गलत नहीं होगा। ईरान की एक तरह से आर्थिक लाइफलाइन है। 90% कच्चे तेल के निर्यात का मुख्य केंद्र जो है वो भी खार्ग द्वीप ही है। सालाना करीब 950 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है यहां से।
बेहद महत्वपूर्ण है खार्ग द्वीप और इसीलिए इस पर ट्रंप की नजर है। तेल टर्मिनल के साथ ही एक मजबूत सैन्य अड्डा भी है और साथ साथ फारस की खाड़ी में ये स्थित है और ये जो है एक तरह से आर्थिक लाइफलाइन ईरान की कहा जाता है। ईरान के तट से महज 15 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है खार्ग द्वीप। चंद्रशेखर जोशी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। चंद्रशेखर, अब दूसरे महीने में पहुंच चुका है ये युद्ध और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नई चेतावनी दे डाली है ट्रंप ने ईरान को, कैसे देखेंगे, क्या कुछ आगे होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अमेरिका की तरफ से लगातार ये चेतावनी आ रही है। हालांकि अमेरिका की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो बातचीत चल रही है वो अच्छी चल रही है और ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि ईरान की ओर से जो बयान आ रहे हैं पब्लिकली, वो बिल्कुल कहते हैं कि कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है और साथ ही साथ ईरान का ये भी कहना है कि जो 15 पॉइंट का एजेंडा अमेरिका की ओर से सौंपा गया है इस बातचीत के लिए, वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। और उधर अमेरिका कहता है कि ईरान ओपनली इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो बातचीत चल रही है वो काफी अच्छी चल रही है। अमेरिकन का ये भी कहना है कि अब वो ईरान की नई लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं और ये जो नई लीडरशिप है, ये जो पुरानी वाली जो लीडरशिप है जिनको जो मारे गए हैं इस युद्ध में, उनसे काफी समझदार लीडरशिप है और उनसे बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान की ओर से ओपनली डिनाई किया जा रहा है कि कोई बातचीत सीधी चल रही है और कहा जा रहा है कि जो हमको बातचीत का पॉइंट दिए गए हैं वो बिल्कुल ही अनरीजनेबल है। चंद्रशेखर, लेकिन यहाँ पर खार्ग द्वीप पर भी निगाहें टिकाए हुए हैं ट्रंप। अगर खार्ग द्वीप पर निगाहें टिकाए हुए हैं और खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की अगर ट्रंप कोशिश करते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? देखिए, ये खार्ग द्वीप को लेकर के काफी बातें सामने आ रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भी ये कहा जा रहा है, लेकिन ये अमेरिका भी जानता है कि ये सब इतना सरल नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशन करके खार्ग द्वीप को अपने कब्जे में ले लेना, क्योंकि जिस तरह की वहां पर रणनीतिक सिचुएशन है खार्ग द्वीप की, इतना सरल नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं एक तरफ से जो बयान आ रहे हैं अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से, वो बयान देखने काफी महत्वपूर्ण है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे ईरान में वो आधे से ज्यादा अचीव कर लिए गए हैं और वहीं अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि करीब 1000 के करीब टारगेट अभी बचे हुए हैं जिनको हम खत्म कर रहे हैं। ये 2 दिन पहले बयान आया था और उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ही दिनों में ये कह दें कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वहां पर वो पूरे हो गए हैं और अब हम इस युद्ध को यहीं पर खत्म कर रहे हैं और होर्मुज को वो ऐसे ही छोड़ दें और उसके लिए यूरोपियन देशों या दूसरे देशों जिनकी यहाँ से ऊर्जा के शिप जाते हैं उनको वो जिम्मेदारी दे दें कि वो ईरान के साथ बातचीत करके होर्मुज को खोलें। और ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि वहां पर कोई जमीनी या ग्राउंड ऑपरेशन हो सकते हैं, ये काफी टफ है अमेरिका के लिए इसको आगे करना, क्योंकि एक बार अमेरिका वहां पर अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा तो जो अमेरिका की ओर से एक टाइमलाइन रखी गई थी 4 से 6 हफ्ते की, वो फिर हफ्तों में नहीं रह जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल, तो जिस तरह से ट्रंप कई दावे कर रहे हैं, बातचीत के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से उसे डिनाई किया जा रहा है साफ तौर पर और खुद अमेरिका में भी नो किंग के जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, वो सब देखने वाली बात है। आगे भी आपसे इस पर जो है अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ और खबरों को भी देख लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। रूस ने बताया कि 1 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल से लदा एक ऑयल टैंकर क्यूबा पहुंच चुका है और मॉस्को ने अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद क्यूबा के साथ अपनी मित्रता के तहत आगे की आपूर्ति पर काम करने का वादा किया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि मेक्सिको को मानवीय और व्यावसायिक आधार पर क्यूबा को ईंधन भेजने का पूरा अधिकार है। क्यूबा की निजी कंपनियों ने सरकारी ऊर्जा कंपनी पेमेक्स से तेल खरीदने के लिए मेक्सिको सरकार से संपर्क किया है। एफबीआई ने मिशिगन के यहूदी मंदिर सिनेगॉग पर बीती 12 मार्च को हुए हमले को आतंकी कृत्य बताया है। हमलावर अयवान गजाली ने ट्रक घुसाने और फायरिंग के बाद खुद को मार लिया था। एफबीआई के अनुसार हमलावर हिजबुल्लाह का समर्थक था।
मध्य अफ्रीकी गणराज्य में फाउस्टीन ऑर्केंज टोडेरा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। दिसंबर में हुए चुनाव में उन्हें करीब 78% वोट मिले थे। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप देखेंगे संसद समाचार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में समाचार पत्र आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि समाचार पत्रों में आज कौन सी प्रमुख और दिलचस्प खबरें प्रकाशित हुई हैं प्रेस रिपोर्ट में। प्रेस रिपोर्ट में जिस पहली खबर की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 1 अप्रैल से यानी कल से नए आयकर कानून के लागू होने की। फॉर्म 130 से जमा होगा ITR और 1 वर्ष में आपको बता दें 50,000 से ज्यादा ब्याज पर कटेगा TDS। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े जो कई नियम है उसमें बदलाव होने जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में होने वाले आय का टैक्स भरने के लिए पहले की तरह अब फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। अब नियोक्ता अपने कर्मचारी को फॉर्म 130 जारी करेंगे। और अगली खबर की हम बात करें तो सड़क निर्माण में फसलों के अवशेष से तैयार 30% जैव कोलतार का अब इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, पारंपरिक रूप से सड़क जो है अब मजबूत बनती हुई नजर आएगी और जैव कोलतार से खास बात यह है कि सस्ती और टिकाऊ सड़कें बनती हुई आपको देखने को मिलेंगी। 88 लाख टन कोलतार का भारत में हर वर्ष सड़क निर्माण में इस्तेमाल होता है और हर साल 60 करोड़ टन पराली यहां पर पैदा होती है। 58% कोलतार आयात किया जाता है। तो फसल के अवशेषों से ये जैव कोलतार बनाया जाएगा और परीक्षण के तौर पर इससे बनी 1 किलोमीटर सड़क 2 साल से अपनी मजबूती बनाए हुए भी है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि काफी मजबूत ये सड़कें बनकर तैयार हो रही हैं। इस परिवर्तनकारी तकनीक से पराली जलाने के मामलों में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और जो हम प्रदूषण देखते हैं उसमें भी कमी आती हुई नजर आएगी और किसान जो हैं उनकी आय भी इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस तीसरी खबर की हम बात कर रहे हैं कि अब आपको दिमाग जो पढ़ने वाला है वैसा एक AI आ चुका है जिसका नाम है ट्राइब V2। मेटा AI ने इसको लॉन्च किया है, इस AI मॉडल को। और AI मॉडल क्या करने वाला है ये ट्राइब V2 आपके दिमाग को पढ़ने वाला है। यानी अगर आप फिल्म देख रहे हो और फिल्म देखने के दौरान आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो ट्राइब A2 पढ़ लेगा। और साथ ही साथ क्या है कि ऑडियो, वीडियो और लैंग्वेज के हिस्सों को बांटकर पहले समझा जाता था, अब ये सब जोड़कर ये समझ पाएगा कि आप ऑडियो, वीडियो और लैंग्वेज में किस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही रिसर्च में तेजी से उम्मीद की जा रही है कि अल्जाइमर जो डिजीज होती थी उसको किस तरीके से क्योर किया जाए, उसमें भी ये ट्राइब V2 एक कारगर कदम साबित हो सकता है। और जिस एक और खबर की बात करेंगे वो है कि ये आज की खबरें थी कि समाचार पत्रों में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी जो मुख्य और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं वो प्रकाशित की गई है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फैक्ट चेक की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक रील में ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा PM डिजिटल लैपटॉप योजना के तहत 15 साल से अधिक उम्र के सभी छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप दिया जाएगा। और वहीं इंस्टाग्राम चैनल Naukri_tips द्वारा साझा की गई एक रील में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि सभी नागरिकों को आधार कार्ड पर एक फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जा रही है। तो PIB फैक्ट चेक ने इन दोनों दावों को पूरी तरह से फर्जी पाया है और ये AI जनरेटेड फर्जी वीडियोस है जो कि केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी भी योजना की कोई घोषणा नहीं की गई है। तो सोशल मीडिया पर जो फर्जी दावे हो रहे हैं उनसे आप लोगों को सतर्क रहना है और फैक्ट चेक करके ही किसी भी दावे को आगे बढ़ाइए।
और बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता ही आपका सबसे मजबूत हथियार है। नया सवेरा के आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि फोन में मौजूद मैलवेयर को कैसे पहचानें। जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं, वैसे ही आपके डिवाइस भी कुछ तो संकेत देती है। ये संकेत बताते हैं कि फोन में मैलवेयर हो सकता है, जैसे सिस्टम स्लो हो जाना, बैटरी जल्दी खत्म हो जाना, या फिर सिस्टम अचानक हैंग हो जाना, क्रैश हो जाना, या फिर कुछ अनजान एसएमएस आना, अनजान ओटीपीज आना, या फिर बैंकिंग फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी हो जाना, क्रेडिट कार्ड से अपने आप पैसे निकल जाना और आप सोचेंगे कि मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं। और अब बात करेंगे मनी मंत्रा की। जी हाँ, 1 अप्रैल से बैंकिंग व्यवस्था में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मनी मंत्र में आपको बताते हैं ये महत्वपूर्ण टिप्स। तो 1 अप्रैल से जो बदलाव होने जा रहे हैं वो ये है कि एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने की सुविधा अलग श्रेणी में अब नहीं होगी। हर महीने मिलने वाली मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा में ये शामिल होगा और ग्राहकों को अब लेन देन योजना सावधानी से बनानी होगी। और साथ साथ फ्री लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। फ्री लिमिट से अधिक अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा पैसे का भुगतान करना होगा और हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए का ये शुल्क, जो अतिरिक्त शुल्क है वो लगेगा। बैंकिंग संसाधनों का संतुलित उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिश्चित करना कि ये मकसद कि कुछ बैंकों के डेबिट कार्ड के लिए दैनिक सीमा में बदलाव किया गया है। ग्राहक जो है अब 50,000 से 75,000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे। पहले कुछ कार्ड्स में क्या होता था कि 1 लाख रुपए तक की निकासी अनुमति होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। क्यूआर कोड आधारित कैश निकासी की सुविधा अब शुरू होगी, यानी कि अब आप क्यूआर कोड के जरिए अपने डेबिट कार्ड से अगर आपके पास नहीं है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने फोन से तो भी आप अपने कैश निकाल सकते हैं। और ये सुविधा सुरक्षित है और धोखाधड़ी के जोखिम को कहीं ना कहीं कम करती हुई नजर आएगी। तो बैंकिंग व्यवस्था में ये बड़े बदलाव कल से होंगे, जहां यूपीआई पेमेंट के जरिए जो कैश निकासी होती थी उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आपको हमने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं एक दिन एक उत्सव में। आज से देखते हैं कि क्या कुछ खास है। बिहार के नालंदा और वैशाली में आज भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर श्रद्धा और आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। और आज के इस पावन मौके पर जब महावीर जयंती है, आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर बिहार के नालंदा और वैशाली में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान महावीर की जन्मभूमि पर आस्था और उत्साह का माहौल है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर कुंडलपुर में 2 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत की गई। बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद भगवान महावीर की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मौके पर जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो के संदेश को याद किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी विश्व में शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। महावीर जयंती का यह पर्व आस्था, शांति और मानवता का संदेश देता है, जो समाज को एकता और सद्भाव के सूत्र में बांधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई नई तकनीक से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक में। भारत अब तेजी से वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 29 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं में 7,104 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 84,515 करोड़ रुपए के उत्पादन और 14,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक बड़ी छलांग। On the semiconductor side also there is huge progress. The first plant of Micron was inaugurated by our Prime Minister on 28th February, and the second plant will be inaugurated tomorrow. Keyence is the semiconductor manufacturer there, and there too within 14 months from the day of foundation to commercial production. It shows our country's capabilities. It also shows our government's commitment, and it shows how much meticulous follow-up is happening in the industry. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन के लॉन्च के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ये मिशन कल 1 अप्रैल को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिन की यात्रा पर चंद्रमा के चारों ओर जाएंगे। आर्टेमिस 2 मिशन जो है बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा से परे जाकर यात्रा करेंगे। इस मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसन शामिल होंगे। आर्टेमिस 2 मिशन में कई अहम सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें इमरजेंसी प्रक्रियाएं, रेडिएशन से सुरक्षा और लेजर आधारित एडवांस कम्युनिकेशन तकनीक शामिल है। ये मिशन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा पर मानव मिशन और आगे चलकर मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी शामिल है। और अब खबरें खेल जगत से देख लेते हैं स्पोर्ट्स स्टार्ट में। इंडियन प्रीमियर लीग में वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। वैभव ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। यह राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी जीत रही। इंडियन प्रीमियर लीग का चौथा मुकाबला आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस जो है शाम 7 बजे होगा। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक तालिका में कर्नाटक 17 स्वर्ण और 6 रजत पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर ओडिशा है, जिसके खाते में 9 स्वर्ण और 4 रजत पदक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। मंगोलिया में खेले जा रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार शुरुआत की है। भारत की प्रीति पवार और दीपक ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की उभरती पैरा तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी विश्व तीरंदाजी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के खिताब से सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 1 से 9 अप्रैल 2026 तक सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की घोषणा की है। भारतीय टीम जून में FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2026 में भाग लेगी और इसके बाद अगस्त में विश्व कप और फिर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान में होने वाले एशियाई खेल 2026 में भाग लेगी। वक्त हो चला है आपके शहर के मौसम का हाल जानने का। आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं वॉशिंगटन डीसी के ब्लॉसम काइट फेस्टिवल का एक बेहद अद्भुत नजारा। ब्लॉसम काइट फेस्टिवल का ये अद्भुत नज़ारा देखिए, जहां रंग बिरंगी पतंगों के साथ चेरी ब्लॉसम की बहार देखने को मिल रही है। हर साल चेरी ब्लॉसम सीजन में यहां करीब 15 लाख पर्यटक पहुंचते हैं, जो गुलाबी सफेद फूलों की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। आप भी इस खूबसूरती का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे शैला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।